क्या बात है दादी, पूरे 2 घंटे हो गए हैं आपके आंगन में लिपाई करते हुए। अगर ऐसे ही हाथ चलाओगी तो घर का काम कैसे खत्म होगा। अरे बहू, पूरे आंगन को लिपना आसान है क्या? अरे आंगन को लिपते लिपते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। लेकिन खाना खाते वक्त आपके हाथ और मुंह में तो दर्द नहीं होता, फिर काम करते वक्त आपके हाथों में दर्द क्यों हो रहा है। अब क्या ही बोलूं मैं, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। एक तो घर का सारा काम भी करो, ऊपर से तू है कि सास बनकर मुझे दो चार बातें सुनाने लगती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन घर में बैठकर आराम करती हूँ। अरे मैं भी तो इस घर के हर छोटी बड़ी चीजों को संभाल कर रखती हूँ। लेकिन फिर भी आपको कहाँ मेरी कदर है। खैर ये सब छोड़ो और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना बनाने की तैयारी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। शकुंतला अपने पोते विजय और पोती बहू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। शकुंतला ने बड़े ही प्यार से अपने पोते विजय को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बड़े होने के बाद विजय का व्यवहार अपनी दादी के लिए पूरी तरह से बदल चुका था और आंगन की साफ सफाई करने के बाद शकुंतला रसोई में जाकर खाना बनाकर खुद खाना खाने जाती है कि तभी सीमा वहां आती है। दादी जी, अभी तक आपका खाना नहीं हुआ क्या। अरे कब से छत पर कपड़े सुखा रहे हैं, ज्यादा देर धूप में रहेंगे तो कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। जल्दी से खाना छोड़कर कपड़े उतार कर ले आओ, वरना कपड़े खराब हो जाएंगे। सीमा बेटा, इतना काम तो तू भी कर सकती है ना। अरे तुझे तो पता है ना कि लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। दादी जी, आपके बस में कौन सा काम है, सिर्फ खाना खाना और आराम करना और सारा दिन यहाँ वहाँ घूमना। क्यों, सच बोल रही हूँ ना मैं, यही सब तो आता है ना आपको। देख, अगर तुझे घर के छोटे मोटे काम करने में परेशानी होती है तो मत कर। मेरे शरीर में जितनी ताकत है मैं उतना काम कर सकती हूँ। माफ कर देना मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुझे काम करने को कहा। चलो अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब जल्दी से खाना छोड़कर कपड़े धूप से उतार लाओ। सीमा शकुंतला की अच्छाई का बहुत बुरी तरह से फायदा उठाया करती थी। बुढ़ापे में सीमा घर का सारा काम शकुंतला से ही करवाती थी। इसी तरह से एक दिन शकुंतला यूं ही सैर करने के लिए खेत की ओर निकल पड़ती है कि तभी शकुंतला को एक काली गाय दिखाई देती है। काली गाय का एक सींग घायल हो रखा था। साथ ही काली गाय के पेट पर बहुत सारी चोट लगी थी, जिसे देखकर शकुंतला को गाय पर तरस आने लगता है। हे भगवान, ये क्या दशा हो रखी है बेचारी इस गाय की। लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह से इसे मारा है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे निर्दयी लोग हैं जिन्हें इन बेजुबान जानवरों पर जरा भी तरस नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ ताकि वहां जाकर इसकी थोड़ी मरहम पट्टी तो हो जाए। शकुंतला उस काली गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है और घर जाते ही शकुंतला की पोती बहू सीमा और पोता विजय शकुंतला के साथ उस काली गाय को देखकर कहते हैं, अरे दादी, ये किसकी गाय है और तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? बोलो ना दादी, ये किसकी गाय है? दादी जी बोलिए ना, ये गाय किसकी है और आप इसे यहाँ क्यों लाई हो। अरे इस घर में लोग कम थे क्या जो आप एक और उठाकर ले आई हो। अरे बच्चों, मुझे जरा 5 मिनट सांस तो लेने दो। काफी दूर से पैदल चलकर आ रही हूँ और चलते चलते मेरी हालत भी खराब हो गई है। अरे ये बेचारी गाय बहुत घायल है, मुझे रास्ते में मिली थी ये, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई ताकि मैं इसकी मरहम पट्टी करवा सकूं। बेचारी बेजुबान है, अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती। दादी जी, लगता है आपने इस घर को पशुपालन केंद्र समझ रखा है, तभी तो राहत चलती इस काली गाय को उठाकर आप अपने घर ले आई। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना। कभी कभी तो लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका दिमागी संतुलन भी खराब होता जा रहा है। ये तो क्या बोल रही है सीमा बहू, ये मत भूल कि मैं तेरी दादी सास हूँ। लेकिन आज इस गाय के कारण तूने अपनी सारी मान मर्यादे खत्म कर दी है। भूल गई है तू कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। सम्मान करवाने के लिए सम्मान जैसे कर्म भी तो करने चाहिए ना, पर आपके कर्म देखकर नहीं लगता कि कोई आपका सम्मान करेगा। अरे तुम दोनों को इस गाय से या मुझसे क्या परेशानी है? और एक बात सुन लो मेरी दोनों, जब तक ये गाय ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसे इसी घर में रखूंगी।
दादी, मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुम इस गाय को अपने साथ रखना चाहती हो तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और तुम इस गाय को लेकर गौशाला में रहो, क्योंकि जब तक ये गाय यहाँ रहेगी तब तक तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रह पाओगी। विजय और सीमा की बातें सुनकर शकुंतला को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विजय के माता पिता के जाने के बाद शकुंतला ने अकेले ही विजय को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी की। और शादी के बाद विजय पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए शकुंतला को विजय और सीमा का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, इस गाय की वजह से मुझे अपनी पोती बहू और पोते की सच्चाई तो पता चल गई। कोई बात नहीं, मैं इस गाय के साथ गौशाला में रहने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है दादी, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। वैसे भी आपको यहाँ रखने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके रहने के बावजूद घर का ज्यादातर काम तो मुझे ही देखना पड़ता है। इसलिए भगवान के लिए आप चली ही जाओ। शकुंतला काली गाय को लेकर गौशाला में जाती है और वो गाय के पीठ को सहलाते हुए कहती है, देखा तुमने कैसे अक्सर अपने ही हमें मुसीबत की घड़ी में छोड़ देते हैं। जिस तरह मैंने अपने पोते को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज वही मुझे घर से जाने के लिए कह रहा है। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम मेरे साथ हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अच्छे से गौशाला की साफ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अब से यही हमारा नया आशियाना है। अब हम दोनों यहीं रहेंगे। और फिर अच्छे से गौशाला की साफ सफाई करके काली गाय को गौशाला के अंदर ले जाती है और उसे 1 घंटे से बांध देती है। जिसके बाद शकुंतला गांव के ही एक वैद्य को बुलाकर अपने गौशाला में ले जाती है। वैद्य जी, देखिए न इस गाय को कितनी चोट लगी है। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे जल्दी से ठीक होने के लिए दवाइयाँ दे दीजिए, ताकि मेरी ये गाय दवाई खाकर अच्छे से ठीक हो जाए। अरे शकुंतला बहन जी, ये गाय आपने कब खरीदी और कितने में मिली आपको ये गाय? नहीं नहीं वैद्य जी, ये मेरी गाय नहीं है। ये तो मुझे राह चलते मिली थी। बेचारी बहुत घायल थी और मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई, ताकि मैं इसकी अच्छे से सेवा पानी कर पाऊँ और ये ठीक हो जाए। क्या बात है, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। यहाँ इंसान इंसान के दर्द को नहीं समझ पाता है, पर आप तो इंसान होकर जानवरों के दर्द को समझ रही हैं। बहुत अच्छी हैं आप तो। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये गाय जल्दी ठीक हो जाएगी। जी वैद्य जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी गाय को ठीक कर देंगे। बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके यहाँ आई हूँ। आप जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। वैद्य काली गाय के जख्मों पर मरहम लगा देता है और गाय को खिलाने के लिए कुछ जड़ी बूटी की दवाइयाँ शकुंतला को देकर वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। अब मेरी ये गाय बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ काम करते करते, और अब तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगने लगी है, पर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, ऐसे ही भूखे पेट सो जाती हूँ। शकुंतला को बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भूखे पेट वहीं गौशाला में एक चादर बिछाकर सोने जाती है कि तभी अपने आप शकुंतला के सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर शकुंतला हैरान हो जाती है कि ये खाना आया कहाँ से। हे भगवान, अचानक से यहाँ खाना कौन रखकर चला गया? पर आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर ये खाना कहाँ से आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शकुंतला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी काली गाय शकुंतला से कहती है, अरे दादी, ये खाना मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कौन है? मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ। कौन हो तुम और ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे दादी, मैं हूँ। इस गौशाला में तुम्हारे और मेरे अलावा और है ही कौन? इस गौशाला में तो सिर्फ मैं और मेरी गाय है, और यहाँ तो मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। फिर कौन हो तुम? मैं कहती हूँ एक बार मेरे सामने आ जाओ और मुझे परेशान मत करो भगवान के लिए। अरे दादी, मैं तुम्हारी गाय हूँ जिसकी तुमने इतनी मदद की है। मैं कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि जादुई गाय हूँ। क्या कहा तुमने? जादुई गाय? अरे ये सब क्या है भाई? अरे दादी, मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी छोटी सी एक परीक्षा ले रही थी, और मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है। पर तुम तो बहुत अच्छी हो, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जो अपने हैं वो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। इसलिए अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जादुई गाय? सच बताओ तो अब मुझे भी अपने बहू और बेटे के पास वापस नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग वैसे ही मुझे अपने सर का बोझ समझते हैं। इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, कह तुम बिल्कुल ठीक रही हो। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जादुई काली गाय की सच्चाई जानकर शकुंतला बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब शकुंतला अपनी जादुई काली गाय के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने लगती है। और इस तरह से शकुंतला अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। सुबोध एक सीधा सादा सा गरीब किसान था। बचपन में ही उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन उसने कभी भी अपने काम में अपनी इस शारीरिक कमी को नहीं आने दिया। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम किया करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा थे, जिसने बहुत समय से ये जिद लगा रखी थी कि उसे भी अपने दोस्त के घर में बंधी हुई गाय जैसी गाय अपने घर में चाहिए। वो भी गाय का दूध पिएगा और घी खाएगा और ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। ममता, इतने पैसे तो हो गए हैं कि मैं एक गाय खरीद लूं। क्या कहती हो? पास के गांव में मेला लगा हुआ है, वहां पर थोड़े सस्ते में गाय मिल जाएगी। अच्छा हो घर में गाय आ जाए। जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कर लेंगे, और उसके बाद बाकी के दूध को मैं बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। ये लो भाई, यहाँ पर अभी गाय घर में नहीं आई और तुमने व्यापार करने की सोच ली। वाह! पहले मैं मेले में गाय देख लेता हूँ। अगर इस बजट में गाय मिल गई तो ले आऊंगा, वरना तो फिर 6 महीने और रुकना पड़ेगा। बाबा, मिल जाएगी गाय, देख लेना, मिल जाएगी। आप 6 महीने और मत बोलो, वैसे भी कितना समय हो गया है ना। ठीक है, मेरे को अगर गाय मिल गई और अच्छी लगी तो मैं खरीद लाऊंगा। फिर सुबोध लंगड़ाते हुए बस स्टॉप तक जाता है। वो वहां पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त उसे मिलता है। अरे सुबोध, तू कहाँ जा रहा है? पास के गांव में जा रहा हूँ, वहां पर आज जानवरों का मेला लगा है। भाई सोच रहा हूँ कि गाय अच्छी सी मिल जाए तो खरीद लूं। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ। सुबोध उस गांव में पहुंचता है। चारों तरफ गाय भैंस खड़ी हुई थी। उसे एक सफेद रंग की गाय बड़ी अच्छी लगती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक से उसका भाव पूछता है। देखो भाई, मैं अपनी गाय की जितनी खूबियां बताऊं उतनी कम है भाई। देखो, दूध बढ़िया देती है और सीधी सादी सी गाय है, और कीमत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 है। 50,000? भाई साहब, आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया। अरे कुछ कम कर लो ना प्लीज। भाई, मेरी गाय की कीमत मैंने बिल्कुल सही बताई है। कम करने में अगर आऊं तो 1,000-2,000 से ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। सुबोध फिर मेले में घूमने लगता है। वहां पर आई हुई बहुत सारी गायों पर वो नजर मारता है, लेकिन सब इतनी महंगी थी कि वो निराश हो जाता है। जैसे ही वो मेले से बाहर आने लगता है, तब उसे एक गाय नजर आती है जो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर अपनी गर्दन हिलाकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुबोध उस गाय को देखता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वो वापस आ जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है। बाबा, ये गाय कितने की है? खरीद लो बेटा, बहुत अच्छी गाय है और बहुत दूध देती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम इसे 20,000 में ले लो। ठीक है बाबा, ये लो 20,000 और ये गाय मुझे दे दो। सुबोध उस काली गाय को लेकर वहां से चल पड़ता है। वो भी लंगड़ा रहा था और गाय भी लंगड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर सारे आने जाने वाले लोग हंस रहे थे।
सुबोध को वहां से अपने गांव तक आने में शाम हो जाती है। जैसे ही वो गांव में गाय लेकर आता है, गांव के लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे सुबोध, ये क्या, तुम्हें पूरे मेले में सिर्फ ये लंगड़ी और काली गाय मिली हैं? अरे भाई, तुमने तो वो कहावत बिल्कुल सच कर दी। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। तुम खुद जैसे हो वैसे ही अपने लिए गाय भी ढूंढ लो। हाँ? अरे सुबोध भैया, कम से कम गाय तो अच्छी ले आते। बस भाभी बस, जितने पैसे मेरे पास थे उसमें ऐसी ही गाय मिलती है, दूध देती है, इतना ही बहुत है। फिर सुबोध गाय को लेकर घर आ जाता है। ममता एक बारी को गाय को देखकर हैरान हो जाती है। फिर सुबोध उसे बताता है कि मेले में बहुत महंगी महंगी गाय थी और वो मोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उसे कम पैसों में यही मिली और वो उसे ले आया। ममता, अब तुम जल्दी से आरती की थाली लाओ और गाय की पूजा कर लो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गाय होना जरूरी है। गाय कैसी दिखती है इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी पूजा किए देती हूँ। हाँ, अभी मोहित भी खेल पर आने वाला है, बड़ा खुश होगा। ममता अंदर से पूजा की थाली ले आती है। तब तक मोहित भी आ जाता है और गाय को देखकर बहुत खुश होता है। उसका ध्यान तब तक गाय के पैर पर नहीं गया था। पूजा करने के बाद जब सुबोध गाय को बांधने लगता है, तब गाय को लंगड़ाता हुआ देखकर, बाबा, ये गाय तो बिल्कुल आपकी तरह चलती है। आपको मेले में और कोई गाय नहीं मिली क्या? एक बात बताओ मोहित, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। तो गाय तो हर किसी की माँ होती है, इसलिए तो गाय माता कहती हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या कम होगा? हमें अपनी माँ से प्यार तो है ना? ये सुनकर मोहित चुप हो जाता है और जाकर गाय को गले लगा लेता है। गाय भी उसकी कमर को चाटने लगती है। सुबोध उसके बाद मोहित के साथ मिलकर गाय के रहने की जगह बनाता है और उसे चारा और पानी दे देता है। अगले दिन सुबह, जल्दी से उठो, गाय को भूख लगी होगी, जाओ उसके लिए चारा लेकर आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर में गाय है इसलिए आँख भी नहीं खुली। ठीक है, मैं चारा लेकर आता हूँ। मोहित को भी उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। सुबोध चारा लेने चला जाता है और फिर वो सर पर बहुत सारा चारा लेकर लंगड़ाते हुए घर आता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो, लंगड़ी गाय के लिए लंगड़ा सुबोध चारा लेकर जा रहा है। पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। तब वो अपनी काली गाय के सामने चारा डालता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। सब लोग मेरा और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, खुद तो लंगड़ा था, लंगड़ी गाय भी ले आया। लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां होंगी। बस अब तुम घर आ गई हो तो मोहित खुश हो गया है। तभी ममता भी बाल्टी लेकर आ जाती है और कहती है कि मुझे गाय का दूध निकालना है। हाँ, जल्दी से दूध निकालो और पहले दूध गिलास भरकर भगवान के नाम का चढ़ा देना, ठीक है? सुबोध वहीं गाय के पास बैठ जाता है और ममता दूध निकालने लगती है। बाल्टी पूरी ऊपर तक भर गई थी, लेकिन अभी भी गाय दूध दे रही थी। ये देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो दूसरी बाल्टी भी उठा लाती है। गाय उसे भी पूरी भर देती है। दोनों पति पत्नी हैरान थे। हाँ, देखो, हमारी गाय कितना दूध देती है, 2 बाल्टी भरकर। हाँ, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी दूध बेचकर व्यापार करूंगी। हाँ। ममता के ऐसे बोलते ही गाय जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है, जैसे कि वो भी हाँ कह रही हो। ममता अपने आस पड़ोस में सबको बोल देती है कि जिस किसी को भी दूध खरीदना है वो उनके यहाँ से ले सकता है। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके घर में गाय भैंस बंधी थी, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। वही लोग ममता के पास दूध लेने के लिए आते हैं। सब लोगों को दूध देने के बाद ममता पैसे गिनती है तो बहुत खुश होती है और गाय के पास जाकर कहती है, मेरा बरसों का सपना तुमने पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती
मैं कितनी खुश हूँ। ये पैसे तुम्हारे लिए भी हैं। हाँ, इनसे मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी गले की माला लेकर आऊंगी और तुम्हारा नाम आज से सुरभि है। पूरा दिन ममता गाय, दूध और पैसों के बारे में सोचती रहती। शाम को जब सुबोध आता है तो वो पैसे सुबोध को देखकर बोलती है, अरे ये देखो, आज मैंने दूध बेचा और उसके बदले मुझे इतने पैसे मिले। सुरभि ने तो मेरा मन खुश कर दिया। हाँ? ये सुरभि कौन है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने अपनी काली गाय का नाम सुरभि रखा है। आज शाम के दूध निकालने का समय हो गया है। हाँ, मैं दूध निकाल लूं, फिर तुम दोनों खूब सारा दूध पीना। सुबह तो गाय ने 2 बाल्टी दूध दिया था, अब देखती हूँ क्या देती है। ममता जाकर बाल्टी लेकर गाय का दूध दोहने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर तक गाय दूध नहीं देती। तब वो उसकी कमर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या हुआ सुरभि, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे दूध नहीं दोगी? तभी सुरभि अपना मुंह खोलती है और वहां से एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है, जिसे देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो सोने के सिक्के को उठा लेती है। हाँ, ये तो सोने का सिक्का है। मैं समझ नहीं पा रही, तुम कैसी गाय हो? सुबह 2 बाल्टी दूध दिया, जबकि कोई गाय 2 बाल्टी दूध नहीं देती, और अब ये सोने का सिक्का। मैं एक जादू काली गाय हूं और मैं लंगड़ी भी नहीं हूं। मैं तो बस देखना चाहती थी कि लोगों का दिल कैसा है, क्या वो मुझे भी खरीदेंगे। पर सुबोध ने मेरा दर्द समझा, क्योंकि वो ये दर्द महसूस करता है, और उसने मुझे खरीद लिया। सुबह मैंने 2 बाल्टी दूध इसलिए दिया क्योंकि मैं सुबह 2 बाल्टी दूध देती हूँ, लेकिन शाम को मैं तुम्हें रोज आना एक सोने का सिक्का दूंगी। ममता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सुबोध को आवाज देकर बाहर बुलाती है। फिर काली गाय सुबोध को भी बताती है कि वो एक जादुई गाय है। वो सर नीचा करके सुबोध के पैर को चाटने लगती है। इतनी ही देर में सुबोध का पैर बिल्कुल सही हो जाता है और वो कूद कूद कर देखने लगता है और फिर गाय को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश था, अब वो लंगड़ा कर नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सुरभि फिर 2 बाल्टी दूध देती है। ममता और सुबोध वो सोने का सिक्का बेचकर घर की जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अब रोज सुबह सुरभि 2 बाल्टी दूध देती और शाम के समय वो एक सोने का सिक्का देती। सुबोध और ममता के हालात अब बिल्कुल विपरीत हो चुके थे। वो लोग धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, घर भी सुंदर सा बना लेते हैं और अपनी सुरभि गाय के रहने की जगह को भी वो बहुत सुंदर बना देते हैं। उनका बेटा मोहित बहुत खुश था। अब उसे दोनों टाइम दूध पीने के लिए मिलता था। जो लोग उनके घर से दूध लेकर जाते, उन लोगों के घर में गाय का दूध पीने से छोटी मोटी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती। अब सुबोध और उसका परिवार सुरभि गाय के साथ बहुत ही खुश था। सुजाता अपने बीमार पति और बेटे चिंटू के साथ एक गांव में रहती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लोगों के घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग कर थोड़े बहुत गुजर बसर लायक पैसे कमाया करती थी। भैया, आपको अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगवानी है क्या? इससे आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसी बात है। कितने रुपए की है एक नींबू मिर्च? बस 10 रुपए की है भैया। अच्छा ठीक है, लगा दो। सुजाता ऐसे ही गांव और बाजार में घूम घूम कर लोगों के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगती थी। तभी एक दिन, सुरेश भैया, मैं आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दूं? सुजाता बहन, तुम हर रोज मेरे घर के बाहर ये नींबू मिर्ची टांगती हो, लेकिन इससे आज तक मेरा कुछ तो फायदा हुआ नहीं। अरे सुरेश भैया, जरूरी थोड़ी है कि अगर अभी तक आपका कोई फायदा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। सुजाता इतनी गरीब थी कि गांव वाले न चाहते हुए भी उससे अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगवा लेते थे। उन कमाए हुए पैसों से वो अपने घर पर खाना बनाती और उन्हीं पैसों में से पैसे बचाकर अपने पति की दवाइयाँ भी लेकर आती। माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? थोड़ी पीली दाल और भात बनाया है बेटा, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। क्या माँ, तुमने आज फिर से सादी सी दाल भात बना दिए?
रोज रोज ये दाल भात खाकर मैं पक गया हूँ, लेकिन तुम हो कि हर रोज यही बनाकर रख देती हो। बेटा, इस तरह अन्न का अपमान मत करो। हमें समय पर खाने को जो भी मिल जाए उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन बेचारों को हर रोज ये खाना भी नसीब नहीं होता। काश मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम लोगों को मेरी वजह से ऐसे दिन ना देखने पड़ते। आप ऐसा मत सोचिए जी, ये तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है। तू चुपचाप खाना खा और जाकर सो जा। तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन चिंटू तैयार होकर अपने स्कूल जाता है और सुजाता नींबू मिर्ची लेकर हर रोज की तरह घर से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद जब वो घर वापस आती है तो उसे चिंटू घर के आंगन में बैठा हुआ दिखाई देता है। तुझे तो मैंने तैयार करके स्कूल भेजा था ना, तो तू भला इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ने का मन नहीं है क्या तेरा? सुजाता के ऐसा पूछने पर चिंटू रोने लगता है। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रहा है? तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ, आज जब मैं स्कूल गया था तो टीचर ने सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती की। बोली, जब तुम्हारे माँ बाप की स्कूल में फीस भरने की औकात नहीं है तो तुम्हें स्कूल में भेजते ही क्यों हैं? उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम स्कूल में फीस जमा नहीं करवाओगे हम तुम्हें ना तो क्लास में बैठने देंगे और ना ही एग्जाम देने देंगे। हे भगवान, कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत। मैं जल्दी से तेरे स्कूल में तेरी फीस भर दूंगी, फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तुमने मेरी फीस नहीं भरी तो टीचर मुझे एग्जाम नहीं देने देगी और फिर मुझे इसी क्लास में पढ़ना होगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। तू जाकर अंदर पढ़ाई कर, तब तक मैं बाजार जाकर कल के लिए नींबू मिर्ची खरीद कर ले आती हूँ। सुजाता समझा बुझाकर अपने बेटे को चुप करवाती है और बाजार में नींबू मिर्ची लेने निकल जाती है। अरे काकी, लगता है आप यहाँ पर नहीं आई है। पहले तो यहाँ पर शारदा काकी नींबू मिर्च बेचा करती थी। बेटा, मैं शारदा की ही बहन हूँ। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी जगह मैं नींबू मिर्ची बेचने आ गई। बोलो, तुम्हें कितनी मिर्ची चाहिए? आप मुझे 25 नींबू मिर्ची का जोड़ा बनाकर दे दीजिए काकी। ये लो बेटा। नींबू मिर्ची लेकर सुजाता अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे गाय के रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गाय इस तरह तेज तेज रो क्यों रही है? कहीं इसके पैर में कोई कांटा तो नहीं चुभ गया? सुजाता उस गाय को देखने के लिए उसके पास जाती है तो देखती है कि उस गाय का बछड़ा कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है और गाय उसे कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रही। अरे बाप रे बाप, इसका बछड़ा तो बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंसा हुआ है। मुझे इस बछड़े की मदद करनी चाहिए। सुजाता उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ में जाती है और खूब ताकत लगाकर जैसे तैसे करके उस बछड़े को कीचड़ से बाहर निकालती है। अपने बछड़े के बाहर निकलते ही वो गाय बहुत खुश होती है और अपने बछड़े को खूब सारा लाड प्यार करती है। चलो प्यारी गाय, अब मैं चलती हूँ। तुम अपने बछड़े का ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर वो गाय हाँ में सर हिलाती है और प्यार से सुजाता को चाटने लगती है। सुजाता उसके सर पर हाथ सहलाकर अपने घर आ जाती है। शाम के समय वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर गाय की आवाज सुनाई देती है। सुजाता उठकर दरवाजा खोलती है तो उसके घर के बाहर वही गाय और उसका बछड़ा होता है। अरे, तुम दोनों मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुजाता उन दोनों के लिए एक एक रोटी लेकर आती है और उन्हें खिला देती है। रोटी खाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता अपनी नींबू मिर्ची लेकर जैसे ही बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तभी उसके बेटे चिंटू की नजर उन मिर्चों पर पड़ती है। अरे, ये भला कैसी मिर्च है माँ? ऐसी मिर्च तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या मतलब? देखो ना, इसका रंग पीला है। आज से पहले तो तुम कभी भी पीले रंग की मिर्चें लेकर नहीं आई। चिंटू के कहने पर सुजाता जैसे ही उन मिर्चों की तरफ देखती है तो पीली मिर्ची को देखकर वो भी बुरी तरह चौंक जाती है। हे भगवान, ये उस काकी ने मुझे कैसी मिर्ची दे दी? अब लोग इन्हें अपने घर के बाहर लगवाएंगे भी नहीं। मेरे पैसे बर्बाद चले गए।
कोई बात नहीं माँ, तुम सब लोगों को कहना कि पीली मिर्च बहुत शुभ होती है। जो भी इन्हें अपने घर के बाहर लगाता है उसके घर के अंदर खुशियाँ खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। अच्छा, तू कहता है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। सुजाता उन पीली मिर्चों को लेकर ही अपने घर से निकल जाती है। तभी एक गांव वाला उससे कहता है, अरे सुजाता भाभी, ये कैसी मिर्च है? कल तक तो तुम सबके घर के बाहर हरे रंग की मिर्च टांगती थी, आज ये पीली मिर्चें कहाँ से ले आई? भैया ये पीली मिर्च बड़ी ही शुभ होती है, बहुत ही कम उगती है। मुझे ये दिख गई तो मैं तुरंत ही इन्हें ले आई। ये पीली मिर्चें जिसके भी घर के बाहर लगती है उसके घर में खुशियाँ खुद अपना रास्ता ढूंढती हुई चलकर आती है। सुजाता सभी लोगों से ऐसा ही कहती है और लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। अगले दिन जब वो फिर से नींबू मिर्ची लेकर अपने घर से निकल रही होती है तो आज भी सारी मिर्च पीली हो जाती है। वो जैसे ही पहले घर में नींबू मिर्ची लगाने पहुंचती है कि तभी, वाह भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो सच में कमाल कर। आप जैसे ही हमारे घर के बाहर ये पीली मिर्च टांग कर गई हो, वैसे ही हमें वकील का फोन आया। इतने सालों से हमारी पुश्तैनी जमीन पर जो केस चल रहा था वो सॉल्व हो गया और हमारी सारी जमीन हमें वापस मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मैंने आपसे कहा था ना, इस पीली मिर्च को घर के बाहर लगाते ही खुशखबरी खुद आपके घर तक चलकर आएगी। ऐसे ही सुजाता अगले गांव वाले के घर जाती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है। अरे सुजाता भाभी, आपकी इस पीली मिर्च ने तो कमाल कर दिया। इतने साल से हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, आपकी इस पीली मिर्च को लगाते ही हमें खुशखबरी मिली। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे वाह भैया, बहुत बहुत बधाई हो। अब सुजाता और आगे बढ़ती है तो वहां भी उसे खुशखबरी सुनने को मिलती है कि पीली मिर्च लगाते ही गांव में एक आदमी की लॉटरी लग गई है। वो जिसके भी घर जाए उसी के घर से उसे खुशखबरी सुनने को मिले। तभी उसने अपने घर में आकर सोचा, अगर ये पीली मिर्च सच में सबके लिए इतनी शुभ साबित हुई है तो फिर मैं भी इसे अपने दरवाजे के बाहर लगा देती हूँ। क्या पता रातों रात हमारी किस्मत भी चमक जाए। सुजाता एक नींबू और पीली मिर्च को अपने दरवाजे के बाहर टांग देती है। सभी घर वाले रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अगले दिन जैसे ही सुजाता की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ है। अरे ये किसका घर है? ये मैं भला कहाँ आ गई? सुजाता के इतना कहते ही एक पीली मिर्च भागती हुई उसके पास आती है, जिसे देखकर सुजाता बुरी तरह डर जाती है। कौन हो तुम? भूत? पीली मिर्ची का भूत? डरो मत सुजाता, मैं कोई भूत नहीं बल्कि पीली जादुई मिर्च हूँ। तुम्हें याद है उस दिन तुमने उस बछड़े को कीचड़ से निकालकर उसकी मदद की थी? उसी गाय ने तुम्हारी मिर्चों पर अपना जादू किया था। मैं उसी गाय की भेजी हुई जादुई पीली मिर्च हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने देखा कि तुम बहुत परेशानी में हो। तुम्हारा घर भी बिल्कुल टूटा फूटा है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुराने घर को बिल्कुल नया बना दिया और तुम्हारे लिए एक पीली मिर्च का खेत भी बनाया है। तुम अपने घर का दरवाजा खोल कर देखो। सुजाता जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा पीली मिर्ची का खेत दिखाई देता है। तभी सुजाता उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है सुजाता, ये तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम खेत में उगी इन मिर्चों को बेचकर अच्छे पैसे कमाना। इस खेत में उगी हुई ये मिर्चें कभी भी खत्म नहीं होंगी। मेरा काम अब पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही जादुई पीली मिर्च वहां से गायब हो जाती है। तभी सुजाता का पति नींद से उठता है तो उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो दोनों पति पत्नी मिलकर अब बाजार में पीली मिर्च बेचने जाते हैं। हर कोई उन पीली मिर्चों के बारे में सुनकर उन्हें फट से खरीद लेता है और वो पीली मिर्चें हर किसी के घर में खुशहाली लेकर आती है। पीली मिर्च बेचकर उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। अब वो अपने बेटे चिंटू को फिर से स्कूल भेजने लगती है और तीनों जने अच्छी तरह मिलजुल कर अपने नए घर में रहने लगते हैं। माँ, कितनी बार कहा है तुम्हें टिंडे की सब्जी मत बनाया करो। मुझे टिंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई बीमार थोड़ी ही हूँ जब देखो टिंडे की सब्जी बनाकर रख देती हो। तुम अकेली नहीं हो घर में जो खाना खाती हो। तुम्हारे सिवा और भी बहुत से लोग हैं जो घर में खाना खाते हैं और टिंडे की सब्जी सबके लिए बनती है।
तुम्हें नहीं खानी तो मैं तुम्हारे लिए चटनी बना दूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे लिए चटनी बना दो। आइंदा से कभी टिंडे की सब्जी अब मत बनाना। लो भाई, बहुमत ही फेल हो गया। एक जना है जिसे टिंडा पसंद नहीं है, बाकी घर में सबको टिंडे की सब्जी पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनेगी। गरिमा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसे बचपन से ही टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे ही उसके पापा सब्जी में टिंडे खरीद लाते, उसका मुंह बन जाता, और जब भी टिंडे की सब्जी घर में बनती तो वो महाभारत खड़ा कर देती है। गर्मियों का मौसम था। माँ जब देखो तभी टिंडे की सब्जी बनाकर रख देती थी, और वैसा ही आज भी एक दिन था। आखिर में थक हार कर गरिमा की माँ को उसके लिए चटनी बनानी पड़ती है। सब लोग टिंडे की सब्जी खा रहे थे, वहीं गरिमा चटनी के साथ रोटी खा रही थी। माँ प्लीज कभी तो मेरे लिए भी सोच लिया करो, नहीं पसंद मुझे टिंडे की सब्जी। गरिमा बेटा, तुम्हें पता नहीं है टिंडा कितना लाभदायक होता है। तो ठीक है ना पापा, आप इसके सारे लाभदायक गुण ले लो, पर मुझे नहीं चाहिए। 2 दिन बाद, माँ ये कि आज फिर तुम टिंडे उठा लाई। माँ गरिमा की बातों का कोई जवाब नहीं देती और ले जाकर सब्जी को रसोई में रख देती हैं। फिर वो जाकर अपनी सास से बातें करने लगती है, और गरिमा चुपके से रसोई में से टिंडे उठा लेती है और उन्हें बाहर फेंकने के लिए जाने लगती है कि तभी उनमें से एक टिंडा बोल पड़ता है। कहाँ ले जा रही हो मुझे? मुझे ऐसे कैसे बाहर फेंक सकती हो? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? टिंडे को बोलता हुआ देखकर गरिमा डर जाती है। वो टिंडा उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ओहो, मुझे चोट लग गई है। बेवकूफ लड़की, मुझे उठाकर ऊपर रख दो। तुम भूत हो? बोल रहे हो? देखो, पहले तुम मुझे उठाकर ऊपर रखो। मैं इस तरह नीचे पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मेरी सारी शक्तियां जमीन के अंदर जा रही हैं। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे ऊपर रखो। गरिमा डरते डरते टिंडे को उठाकर ऊपर रख देती है। तभी वो टिंडा नाचने लगता है। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। मैंने देखा कि तुम मुझे बाहर फेंकने जा रही थी। क्या तुम्हें टिंडा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? हमारी सब्जी तो बड़ी ही मजेदार बनती है। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ जादुई दुनिया में जाना चाहती हो? जादुई दुनिया? क्या तुम सचमुच जादुई दुनिया से आए हो? तभी वहां एक बड़ा सा गोला बन जाता है जिसमें बहुत चमक आ रही थी। जादुई टिंडा गरिमा का हाथ पकड़ उसे उस गोले के अंदर ले जाता है। इस तरह गरिमा टिंडे की जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि वहां बहुत सारे टिंडे हैं और सभी वहां पर काम कर रहे हैं। एक जगह बहुत सारे टिंडे आपस में खेल रहे हैं, मस्ती भरे गाने गाकर डांस कर रहे हैं। ये सब कुछ हैरतंगेज चीजें देखकर गरिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, बहुत ही सुंदर! मुझे नहीं पता था कि जादू की दुनिया इतनी सुंदर होती है। यहाँ के पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं, और यहाँ की हवा कितनी ताजी है। यहाँ पर इतने सारे टिंडे हैं। देखा, हमारी जादू की दुनिया कितनी अच्छी है। वो तो मैं तुम्हारी दुनिया को देखने के लिए गया था और गलती से तुम्हारे घर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की बहुत ही अच्छी लाइफ है। सब साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं, और तो हम सारे काम भी मिलजुल कर करते हैं। तभी गरिमा देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा सजा धजा टिंडा चला आ रहा है। वो गरिमा को देखते ही गुस्से में आ जाता है। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ये हम लोगों से कितनी नफरत करती है। मुझे पता है ये हम लोगों से नफरत करती है, लेकिन मैं चाहता था कि ये हमारी जादुई दुनिया को देखे और हमारे बारे में अपनी धारणा को पूरी तरह बदल ले। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं टिंडे की सब्जी नहीं खाऊंगी। ये लड़की हमें कभी पसंद नहीं करेगी। इसे अभी इसकी दुनिया में छोड़कर आ जाओ। राजा टिंडा वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक सुंदर सी सजी धजी एक और टिंडा आ जाती है। अरे, ये तो वही नकचढ़ी लड़की है ना गरिमा, जिसे हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इसे अपनी जादुई दुनिया दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या तुम इसकी दोस्त बनोगी? इसकी दोस्त, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कभी इसने सोचा है अगर हम सब भी इसे इसी तरह से नफरत करते या इसकी दुनिया से इसको इस तरीके से नापसंद करते तो इस पर क्या गुजरती? छोड़ो, मुझे ऐसी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाना। ये कैसी जादू की दुनिया है? यहाँ पर तो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम भी तो सबसे नफरत करती हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम सब लोग भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हो? तब तो हिसाब बराबर हो गया।
अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, ये बताओ वहां पर वो चमकीला सा क्या है? तभी टिंडा उसे बताता है कि वो जादुई दुनिया का बड़ा सा झूला है, जिसे झूलने के लिए वहां बहुत सारे छोटे टिंडे इकट्ठे होंगे। गरिमा उसके साथ वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां तरह तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे झूले हैं और वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टिंडे आपस में खेल रहे हैं और उन झूलों पर चढ़कर झूल रहे हैं। आओ गरिमा, आओ, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आओ तुम भी हमारे साथ झूला झूलो। तुम भी मुझे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम लोग भी मुझसे नफरत करते होंगे। नहीं, हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नफरत करने से हम खुद को ही जला देंगे। हम तो बड़े मस्त रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते हैं और झूला झूलते हैं। हम दुनिया की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, पर तुम हमें पसंद नहीं करती हो। मुझे आज तक ये वजह समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं करती हो। मेरी माँ जैसी टिंडे की सब्जी बनाती है, मुझे वो सब्जी ही पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात। तो चलो मेरे घर में तुम्हें बताता हूँ कि टिंडे की सब्जी कैसे बनती है। तुम्हें पता है, मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। अरे, तुम अपनी सब्जी अपने आप कैसे बनाकर खा सकते हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जो टिंडे मेरी माँ यहाँ पर बनाती है, वो टिंडे तुम्हारी पृथ्वी से आते हैं। और जिन लोगों को टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं होते, मेरी माँ के हाथ के टिंडे खाकर वो भी टिंडे पसंद करने लगते हैं। चलो चलो, यहाँ खड़े होकर बातें मत करो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। गरिमा टिंडा और छोटे टिंडे के साथ उसके घर जाती है। उसका घर बड़ा ही सुंदर था। वहां उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। गरिमा वहां खड़े होकर उन्हें खाना बनाते हुए देखती है। आओ आओ गरिमा, देखो मैं सब्जी बना रही हूँ। अगर तुम भी इस तरह से सब्जी बनाकर खाओगी तो तुम्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी और मैं लिख कर दे सकती हूँ। उसके बाद तुम्हें कोई सब्जी पसंद नहीं आएगी। मैं बहुत हैरान हूँ, यहाँ पर सब मुझे जानते हैं। आप बताएं कैसे बनती है टिंडे की सब्जी? तभी गरिमा देखती है कि उन्होंने टिंडे को काटा और फ्राई करने के बाद बड़े मसालेदार तरीके से उसे बना दिया और फिर वो गरिमा को खाने के लिए दिया। मैं क्या करूं, मुझे तो ये सब्जी पसंद ही नहीं है। मैं कैसे खा लूं? जानता हूँ कि तुम्हें ये सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन एक बारी खाने में क्या जाता है। तुम्हें पूरी कटोरी खाने की जरूरत नहीं है। एक चम्मच खाकर बताओ कैसा बना है। गरिमा वहां बर्तनों में से एक चम्मच उठाती है और टिंडे की सब्जी लेकर मुंह में डालती है और जैसे ही वो मुंह में सब्जी डालती है, वो उसके स्वाद की गहराई में खो जाती है। उम्म, वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने टिंडे की सब्जी खाई थी। उसके बाद मैंने कभी ये सब्जी नहीं खाई। उम्म, आह, लेकिन मैं आज ये सब्जी खाकर बहुत हैरान हूँ। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। देखा, मैं ना कहता था कि मेरी माँ के हाथ की सब्जी तुम्हें पसंद आएगी। अब कहो गरिमा, क्या तुम अभी टिंडे की सब्जी नहीं खाओगी? बिल्कुल मैं खा सकती हूँ, लेकिन वो इसी तरीके से बनी हो। फिर गरिमा को छोटे टिंडे की माँ उस सब्जी को बनाना सिखाती है। फिर जादुई टिंडा उसे उसकी दुनिया में छोड़ आता है। गरिमा अपनी आंखें खोलती है तो उसकी माँ उसे आवाजें लगा रही थी। कैसी लड़की हो तुम, यहाँ किचन में ही सो गई और ये टिंडे की पन्नी पकड़कर क्यों बैठी हो? गरिमा अपने आसपास देखती है। वो किचन के अंदर थी। माँ, मैं सोच रही थी, तुम तो हमेशा टिंडे की सब्जी बनाती हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों ना आज मैं सबके लिए टिंडे की सब्जी बनाऊं? ऐसी मजेदार सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगली चाटते रह जाएंगे। ये लो भाई, जो लड़की टिंडे को खाती तक नहीं है, वो सब्जी कैसे बना लेगी? बना लेगी दादी, बना लेगी, और खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब बस, अब किचन से बाहर निकल जाओ, मैं सब्जी बना रही हूँ। तभी गरिमा छोटे टिंडे की माँ की बनाई हुई रेसिपी से टिंडे बनाने लगती है। जब वो बोलती है कि यहाँ पर क्या डालेगा, तभी उसे छोटे टिंडे की माँ की आवाज सुनाई देती है। गरिमा, तुम गलती कर रही हो, तुम्हें ऐसे मसाले डालने हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है। तभी गरिमा वैसे ही सब्जी को तैयार कर देती है। पूरे घर में गरिमा के हाथ की बनाई हुई सब्जी की महक थी। और सब्जी बनने के बाद, ये सब्जी तुमने बनाई है? अरे वाह, क्या रंग आया है सब्जी का, और खाने में भी कितनी स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ बनानी सीखी? देखा माँ, मैं आपसे अच्छी टिंडे की सब्जी बनाती हूँ, और अब तो टिंडे की सब्जी मैं भी खाऊंगी। आखिर मैंने ये जादू की दुनिया में सीखी है, अच्छी तो बनती ही।
कोई भी घर में गरिमा की बात को नहीं समझ पाता, लेकिन गरिमा मन ही मन खुश थी कि वो जादू की दुनिया देख कर आई है और अब उसे टिंडे की सब्जी भी पसंद आने लगी है।